साथियों, आज फिर से मैं लाइव हूँ फेसबुक। कल जैसा कि आपको मैंने बताया था और मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके माध्यम से भी आपको विदित होगा कि आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है अभिव्यक्ति कौशल, यानी कि प्रेजेंटेशन स्किल। आज हम प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात करेंगे। आपको बताऊंगा मैं कि कैसे आप प्रेजेंटेशन देते हैं, कैसे देंगे, किन किन बातों का आपको ख्याल रखना होता है प्रेजेंटेशन देते वक्त, और जब प्रेजेंटेशन हम देते हैं तो उसकी तैयारी कैसे करते हैं, बॉडी लैंग्वेज किस तरीके की होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज की भी बात करेंगे, कंटेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाए इसकी भी बात करेंगे। तो सिलसिलेवार मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ और आशा करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल होगा और काफ़ी आपको इससे मदद मिलेगी प्रेजेंटेशन में। साथियों, प्रेजेंटेशन हम हर वक्त करते हैं और मैं तो ये मानता हूँ कि प्रेजेंटेशन की ही दुनिया है। अगर प्रेजेंटेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जो दिखता है वो ही बिकता है। और मैं ये भी कहता हूँ कि दिखने के लिए केवल फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपके शब्द कितने मजबूत हैं, शब्द कैसे हैं, आपके शब्द भी मायने रखते हैं, आपकी फिजिक भी मायने रखती है, आप आउटफिट में हैं, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, और आप कैसे लोगों के समक्ष अपनी बात को विभिन्न शैलियों में रख रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं प्रेजेंटेशन में। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पैरा लैंग्वेज, आपकी वेशभूषा, आपकी ऑडियंस का आप कितना ख्याल रख रहे हैं, ऑडियंस को आप कितना वर्थ वैल्यू इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप जब लोगों से बात कर रहे हैं तो किस तरीके से बात कर रहे हैं, उनकी बात को समझ रहे हैं तो क्या समझ पा रहे हैं सही से, फिर समझने के बाद प्रॉपर उत्तर दे पा रहे हैं, सही से जवाब दे पा रहे हैं। ये सारी की सारी बातें प्रेजेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप जब मार्केट में खड़े होते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो मार्केटिंग प्रेजेंटेशन की दरकार होती है, जनरल प्रेजेंटेशन देना होता है, और टेल सम इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन। नावे जी, इसी के लिए ही मैं आज यहाँ लाइव हूँ, ये सब बताऊंगा आपको। तो मार्केटिंग प्रेजेंटेशन होता है, फिर क्लास में अगर खड़े हैं तो बच्चों के सामने जब आप पढ़ा रहे होते हैं शिक्षक के रूप में तो आप प्रेजेंटेशन देते हैं, तो वहाँ पर भी एक प्रेजेंटेशन होता है। मार्केटिंग प्रेजेंटेशन हो सकता है, सेल्स प्रेजेंटेशन हो सकता है, प्रेजेंटेशन फॉर्मल वे में हो सकता है, प्रेजेंटेशन इनफॉर्मल वे में हो सकता है। मसला यह है कि प्रेजेंटेशन जब भी आप दें तो उसके कुछ न्यूएंसेस होते हैं, कुछ मंत्राज होते हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, और अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उन टिप्स को फॉलो करते हैं, तो आपके प्रेजेंटेशन में एक धार, एक चमक पैदा होती है। उस धार और चमक को पैदा करने के लिए मैं आज आपके समक्ष आया हूं और आपको कुछ ऐसे गुण देना चाहता हूं, ऐसी क्वालिटीज बताना चाहता हूं, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहता हूं जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपने प्रेजेंटेशन में वो धार चमक पैदा कर सकते हैं, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन में ऑडियंस की। आपको अगर स्मरण हो तो मैंने अपने पिछले सेशन में आपको बताया था, इनफैक्ट कम्युनिकेशन स्किल पे जो मैंने सेशन दिया था उसमें आपको बताया था कि, और ये बात कल भी हुई थी कहीं ना कहीं, कि आपको सुनने वालों को भगवान का दर्जा देना चाहिए। जो सुनने वाला होता है ना, वो उसको भगवान का दर्जा देना चाहिए आपको। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था, सुनना सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम सुनना है। सुनाना इतना मुश्किल नहीं है, सुनना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सुनने के लिए समय चाहिए, और जब समय होगा तभी आप सुन पाएंगे। जब समय होगा तभी सुन पाएंगे, वरना आप नहीं सुन पाएंगे। तो सुनने के लिए आपको चाहिए कि रादर जब आप बात कर रहे हैं किसी से, तो जो व्यक्ति आपको सुन रहा है उसको पूरा वेटेज, उसको पूरा सम्मान दे। तो ऑडियंस का बहुत बड़ा किरदार होता है प्रेजेंटेशन में। जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो सुनने वाला चाहे एक व्यक्ति हो या बहुत सारे व्यक्ति हो, उनके बारे में आपको पहले कंसिडर करना चाहिए, बाद में अपने बारे में। ऑडियंस के बारे में आप क्या क्या ख्याल रखेंगे, आप ये बातें कर लेते हैं। सबसे पहली चीज ये है दोस्तों, ऑडियंस का एज ग्रुप। क्योंकि आप देखें, एज ग्रुप के हिसाब से हमारा
सोचने का तरीका बदल जाता है, हमारी विचार बदल जाते हैं, हमारी शैली बदल जाती है, हमारा नॉलेज लेवल कुछ और हो जाता है, बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं जैसे जैसे व्यक्ति मैच्योर्ड होता चला जाता है। तो जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो ये बैलेंस देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जिस ग्रुप से आप बात कर रहे हैं उस ग्रुप का लेवल क्या है। वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, एज लेवल, क्योंकि एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे बहुत सारे परिवर्तन आते चले जाते हैं। तो उन परिवर्तनों को आपको अपने जहन में रख करके प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है, उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन देना होता है। तो सबसे पहली चीज क्या है? एज फैक्टर। सेकंड, ऑडियंस का कल्चर कैसा है। कल्चर ऑडियंस का किस टाइप का है, किस कल्चर को बिलोंग करते हैं, वो भी बहुत मायने रखता है। जब आप किसी अलग तरीके के कल्चर में जाते हैं तो वहां आपको वहां के कल्चर के हिसाब से अपनी बातों को रखना होता है, तो लोगों को ज्यादा समझ में आता है, लोग आपकी बात को ज्यादा वेटेज देते हैं। तो कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कल्चर से वो आते हैं, किस कल्चर में वो हैं, उस कल्चर को भी आप जहन में रखकर, माइंड में रखकर अपनी बात को रखें, अपने प्रेजेंटेशन को करें। तीसरी चीज है साथियों, नॉलेज लेवल। नॉलेज लेवल, ज्ञान कितना है। आप एक बात को प्रेजेंट करें, अगर नॉलेज लेवल कम होगा तो आपका प्रेजेंटेशन कुछ और होगा, और नॉलेज लेवल अच्छा होगा तो आपका प्रेजेंटेशन कुछ और होगा। तो नॉलेज के आधार पर, ज्ञान के आधार पर आपकी ऑडियंस कितनी नॉलेजेबल है, ये कंसीडर करना भी बहुत जरूरी है जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। उसके बाद अगली चीज आती है कि उनका मीडियम। अगर आप किसी हिंदी भाषी से इंग्लिश में बात करते रहेंगे तो उसके समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप मीडियम भी चेक कर लें, किस मीडियम में आप ऑडियंस को समझा सकते हैं। अगर आपने मीडियम लैंग्वेज का कुछ ऐसा ले लिया कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो फिर उसमें बात नहीं बन पाएगी। तो मीडियम भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उनके इंटरेस्ट, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो भी वैल्यू रखता है प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन में सारी बातें मायने रखती हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, जब हम किसी व्यक्ति से कुछ काम लेना चाहते हैं और उसके सामने जब अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम उसकी जो वीकनेस है उसको एक्सप्लॉइट करके उस बंदे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये गलत है, लेकिन फिर बाद में उसको समझाना भी चाहिए कि मैंने इसलिए ऐसा किया था क्योंकि तुम मानते नहीं, पहले आप मान ही नहीं पाते उस बात को, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आप देखिए, घर में बच्चे जो हैं डैडी को मनाने के लिए डैडी की तारीफ करते हैं, डैडी को अप्रिशिएट करते हैं, डैडी से बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो ये इस तरीके से वो उनको अपने जो एक जाल बनाया हुआ है उसमें फांस देते हैं। तो ये जो एलिमेंट ऑफ टैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगत सर, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ऑडियंस का बहुत बड़ा किरदार होता है। भगत नेगी मेरे बहुत अच्छे मित्र अभी ऑनलाइन हैं, मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि वो ऑनलाइन हो गए हैं, और बहुत अच्छे मित्र और बहुत ही ज्ञान से भरे हुए, वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वेरी वेरी नॉलेजेबल पर्सन। भगत जी, थैंक यू वेरी मच। तो ऑडियंस का ख्याल आपको रखना पड़ेगा जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं, ऑडियंस का ख्याल रखें। दूसरी बात जो मुझे करनी है ऑडियंस के अलावा, साथियों, क्योंकि बातें बहुत सारी करनी है प्रेजेंटेशन के बारे में, इसलिए किसी भी एक टॉपिक पे हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कवर करना है काफ़ी कुछ। तो काफ़ी कुछ कवर करने के लिए थोड़ा शॉर्टकट वे भी बनाना पड़ेगा। तो अब दूसरी चीज़ जो हम बात करने वाले हैं वो कहलाता है लोकेल, LOCALE। लोकेल मीन्स फिजिकल सेटिंग। जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो वहां पर फिजिकल सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि फिजिकल सेटिंग में आप क्या आएगा, आप देख के चलें फिजिकल सेटिंग में क्या आता है। जैसे किस रूम में आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, किस हॉल में आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, किस ऑडिटोरियम में आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, उसको भी देखना जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए आप एक बड़े से रूम में, बहुत बड़ा हॉल है, ऑडिटोरियम है, वहां आपको प्रेजेंटेशन देना है, वहां माइक नहीं है, तो आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं पहुंचा पाएंगे।
क्योंकि माइक के माध्यम से आप हर किसी को अपनी बात कह पाएंगे। वहां पर बहुत बड़ा हॉल है। बड़ा हॉल होने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में हो सकता है कि एक फियर डेवलप हो जाए कि अरे इतने बड़े हॉल में मैं प्रेजेंटेशन कैसे दूंगा, कैसे मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, कैसे मैं लोगों से बात करूंगा। ये सारे कॉम्प्लेक्सेस या ये फियर जो है वो डेवलप हो जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जब प्रेजेंटेशन दें तो उस हॉल को, उस ऑडिटोरियम को एक बार विजिट ज़रूर कर लें, उसकी सेटिंग देख लें किस तरीके का है, और ये भी देख लें कि हम कहाँ खड़े होकर एग्जैक्टली प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। जहां से हम खड़े होंगे वहां से हमें ऑडियंस पूरी तरीके से विजिबल होगी या नहीं, ऑडियंस को हम बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात को रख पाएंगे या नहीं। ये सारे फैक्टर्स चेक कर। दूसरा, पोडियम। आपको पोडियम की आवश्यकता है, क्या वह पोडियम है या नहीं, पहले देखना जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, पोडियम मस्ट हो जाता है प्रेजेंटेशन के लिए। खासतौर पे अगर आपको टेक्निकल प्रेजेंटेशन देना है तो टेक्निकल प्रेजेंटेशन में पोडियम की बहुत बड़ी दरकार होती है, क्योंकि पोडियम पे आप अपना लैपटॉप रखते हैं और फिर उसके माध्यम से आप प्रेजेंटेशन देते हैं। और फिर आपको पोडियम आपका इस अंदाज में रखा होना चाहिए, इस ढंग से रखा होना चाहिए, ऐसे प्लेस्ड होना चाहिए कि आप स्लाइड्स की तरफ भी देख पाएं और ऑडियंस की तरफ भी देख पाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका सारा फोकस स्लाइड्स की तरफ चला गया और ऑडियंस की तरफ से आपका जो आई कांटेक्ट है वो लूज हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोडियम किस जगह रखा हुआ है, वहां से आपको सारी चीजें दिखाई दे रही हैं या नहीं, ये चेक कर लेना जरूरी है। अब उसके बाद जिस रूम में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वहां का टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है। साथियों, आप कितना भी मीठा बोलें, कितना भी अच्छा बोलें, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, आई मीन आपकी ऑडियंस कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर वो लोग आपकी बात को कितना भी अच्छा आप प्रेजेंट कर लें, क्योंकि जब वो कंफर्टेबल नहीं है तो सुनेंगे क्या, सुन ही नहीं पाएंगे। तो ये जरूरी है कि रूम का टेम्परेचर, और आपको भी कंफर्टेबल होना है। यू शुड ऑल्सो बी कंफर्टेबल। चाहे वो ड्रेस आप इस तरीके की पहने कि आप कंफर्टेबल फील करें, जहां आप खड़े हुए हैं वहां पर आपको कंफर्ट लगे, आपको एक अच्छा एंगल मिले देखने का, व्यू करने का, माइक वहां पर मौजूद हो अगर माइक की दरकार है, और माइक से आप अपनी बात को रख पाएं। ये तमाम चीजें फिजिकल सेटिंग के अंदर आ जाती हैं। सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है, ऑडियो वीडियो हेल्प अगर आपको रिक्वायर्ड है तो वो वहां पर है या नहीं है, पोडियम की अगर नीड है तो पोडियम वहां है नहीं है, सफिशिएंट लाइट है या नहीं है, टेम्परेचर प्रॉपर है या नहीं है, ये सारी बातें आपको वहां चेक करनी है। और ये कहलाता है लोकेल, इसको कहते हैं फिजिकल सेटिंग। तो फिजिकल सेटिंग आपके प्रेजेंटेशन में आप इंश्योर कर लें कि जो जो आपको रिक्वायर्ड है वो वहां पर हो। और साथियों, ये सब चीजें पहले करने की होती हैं, क्योंकि एट लास्ट अगर लास्ट मोमेंट पे आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं और आपको कुछ चीजें वहां पर मिसिंग लगती हैं, तो आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस शेक करने लग जाता है, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो वहां मौजूद नहीं है। इसलिए ये पहले से इंश्योर करना जरूरी है कि जो आप चाहते हैं वो वहां आपको मिल जाए। जो अरेंज करने वाला व्यक्ति है, जो उस ऑर्गेनाइजर है, वो ऑर्गेनाइजर वो सारी चीजों को वहां पर आपके लिए रख दे जिनकी जरूरत आपको है। तो ये लोकेल के बारे में। अब बात करते हैं हम डिजाइनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की डिजाइनिंग किस तरीके से हो। देखिए, सबसे पहला आपका काम है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। जिस विषय पर आप अपनी बात रखना चाहते हैं, जिस टॉपिक पे आप अपना प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आप गैदर करें डिफरेंट सोर्सेस से। अभी होता क्या है, जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जाते हैं डिफरेंट सोर्सेस से, तो आमतौर पे देखने को मिलता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, मेरे विद्यार्थी अक्सर ऐसा करते हैं कि वो बुक्स या इंटरनेट को ही यूज करते हैं, बाकी तीसरा माध्यम नहीं रखते। देखिए साथियों, नॉलेज जो है वो आप अपने से सीनियर्स, इवन अपने जूनियर से भी ले सकते हैं। नॉलेज आपको कहीं से भी मिल सकती है। तो नॉलेज का जो सोर्स है वो आप केवल एक या दो सोर्सेज ना रखें, बल्कि अनलिमिटेड सोर्सेज आपके पास नॉलेज के होने चाहिए। क्योंकि जिस विषय पे आप बोलने जा रहे हैं, अगर उस पर पूरी तरीके से रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक आप जो मटेरियल, बढ़िया मटेरियल आना चाहिए, वो आपके हाथ में नहीं आएगा। तो इंफॉर्मेशन को आप एज मेनी एज रिसोर्सेज जो आपके पास हो सकते हैं उनको यूज करें, इंफॉर्मेशन को गैदर करें,
और इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद सेकेंड स्टेप आपका ये रहता है कि फिर आप उसकी सीक्वेंसिंग करें। क्या रेलेवेंट है, क्या रेलेवेंट नहीं है, ये चेक करें। जो रेलेवेंट है वो अपने पास रखें, जो इररेलेवेंट है उसको हटा दें। और फिर रेलेवेंट मटेरियल आ जाने के बाद उसकी सीक्वेंसिंग करें कि हमको पहले क्या करना है, दूसरे नंबर पे क्या करना है, तीसरे नंबर पे क्या करना है, चौथे नंबर पे क्या करना है, पांचवें नंबर पे क्या करना है। ये सारी चीजें अरेंज करके रखें। देन उसके बाद जब आप अरेंजमेंट कर लें, आइडियाज का सीक्वेंस बना लें, सारे आइडियाज जब आपने जॉट डाउन कर लिए और उनका एक सीक्वेंस दे दिया, उनको एक अरेंजमेंट दे दिया, उसके पश्चात आप उसको रिवाइज करें, उसको पढ़ें, एक बार देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शब्दों की वजह से कुछ गड़बड़ हो रही है, वर्ड्स प्रॉपर नहीं आ रहे। आइडियाज तो आ गए, आइडियाज का सीक्वेंस भी आ गया, सीक्वेंस आपने बढ़िया दे दिया, लेकिन शब्द भी तो चुने हुए और अच्छे असरदार शब्द होने चाहिए। फिर आप शब्दों को चेक करें कि जो आपने लिखा है वो शब्द सही है, या हो भी सकता है कि जब आपने अरेंज किया हो तो एक आध थॉट ऊपर नीचे हो गया हो, तो सीक्वेंसिंग को भी आप एक बार देख पाएंगे, शब्दों पे भी नजर लड़ा पाएंगे, और आप ये भी देख पाएंगे कि आप उनको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, प्रेजेंट करने का तरीका क्या साथी हो, ये भी आप चेक कर पाएंगे। तो ये जरूरी है कि आप रिवीजन करें, रिवाइज करें जो भी आपने सीक्वेंसिंग की है, जो भी आपने जॉट डाउन किया है। देन उसके बाद आप उसमें एडिटिंग करें और फिर उसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें उसको। अगर आपका प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस्ड प्रेजेंटेशन होगा, रिहर्स्ड प्रेजेंटेशन होगा, तो उसकी बात ही कुछ और होगी। और साथियों एक बात और है, जब प्रेजेंटेशन आप ऑडियंस के सामने करते हैं तो वहां आपका फेस भी इंपॉर्टेंट होता है, वहां आपके हैंड मूवमेंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां आप कैसे चल रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है, वहां आप कैसे नजरें इनायत कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अंजलि, इन योर व्यू हाउ मच आई कॉन्टैक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रेजेंटेशन? अंजलि, मैं उस पर आ रहा हूं। हालांकि मैंने कल बताया भी था कि जब हम किसी एक व्यक्ति से बात करते हैं तो हमें उसके नोज से फॉरहेड तक एक ट्राइंगल एज्यूम करना चाहिए और उसके अंदर देखना चाहिए। लेकिन जब हम ऑडियंस से बात करते हैं तो हमें ऑडियंस पे एक रिवर्स वी इमेजिन करना चाहिए और फिर एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करना चाहिए, एंड देन वाइसी वर्सा। दिस इज द वे टू लुक एट द ऑडियंस। इससे आप अच्छा आई कांटेक्ट बना सकते हैं। साथियों, आई कांटेक्ट बहुत क्रूशियल होता है, ये बात मानने की है। लेकिन हम अभी बात कर रहे थे, किस बात की बात कर रहे थे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आई मीन रिवीजन, जो आपने हम रिवाइजिंग की बात कर रहे थे, एडिटिंग की बात कर रहे थे, और उसके बाद कर रहे थे प्रैक्टिस की बात। तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल हो जाती है। प्रैक्टिस किस लिहाज से क्रूशियल हो जाती है कि वहां आपको क्या चेक करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज चेक करनी है, अपने वर्ड्स चेक करने हैं। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स के बाद फिर आपको अपनी टोनल लैंग्वेज चेक करनी है। आपके शब्दों में जो म्यूजिक आना चाहिए वो म्यूजिक आ रहा है, सही एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, यानी एक्सप्रेशंस भी चेक कर रहे हैं। एक्सप्रेशंस बिल्कुल सही आने चाहिए, सटीक आने चाहिए। और साथ ही उसके लिए आप जितना ज्यादा सुनेंगे, देखिए अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो आप अच्छे कम्युनिकेटर बन पाएंगे, अगर आप अच्छे लिसनर नहीं है तो आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन पाएंगे। अच्छा कम्युनिकेशन अच्छी लिसनिंग डिमांड करता है। मोर यू लिसन टू अदर्स, मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम इन योर कम्युनिकेशन स्किल। उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन स्किल में आता चला जाएगा जितना आप लोगों को सुनेंगे। तो ये जरूरी है कि आप लिसनिंग, प्रॉपर लिसनिंग करें। यू शुड बी एन एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मिरर के सामने खड़े होकर रिहर्स करें, ज्यादा से ज्यादा रिहर्स करें, बॉडी लैंग्वेज को देखें। आपके साथ जो लोग हैं, घर परिवार में जो लोग हैं, उनसे कहें कि भाई मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, जरा देखिए मेरी तरफ मैं कैसे कर रहा हूं। और अगर कोई नहीं है तो आप अपने प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर लीजिए, अपने मोबाइल पे आप रिकॉर्डिंग ऑप्शन ले लीजिए और रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको देखिए, और जब आप देखें तो उसमें आप शब्दों को भी देखिए, अपने फेस को भी देखिए, एक्सप्रेशंस वो भी जज कीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी आ रही है उसको भी जज कीजिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। सो प्रेजेंटेशन को डिजाइन करने के लिए मैंने आपको बताया कि एक तो इंफॉर्मेशन के सोर्सेस खुले रखें,
जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर टॉपिक पे जिस पे आपको अपनी बात रखनी है, प्रेजेंटेशन देना है, उतना ज़्यादा आपके पास वैरायटी ऑफ थॉट्स कलेक्ट होगा। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को आप अरेंज करें, उसकी सीक्वेंसिंग करें, फिर उसको रिवाइज करें। रिवाइज करते वक्त आप देखें उसमें कि आपके विचार जो हैं वो सीक्वेंसिंग में है या नहीं है, शब्दों का चयन ठीक है या नहीं है, उसको ठीक करें, और उसके बाद आप उसको एडिट करें। फिर एडिट करने के बाद उसको प्रैक्टिस करें, और जब प्रैक्टिस करें तो मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। प्रैक्टिस में 3 चीज, बॉडी लैंग्वेज, वर्बल लैंग्वेज एंड टोनल लैंग्वेज, तीनों को चेक करें, तीनों सटीक आनी चाहिए, तब आप जाकर कह सकते हैं कि हाँ, आई हैव डिजाइन माई प्रेजेंटेशन। अब बात आती है साथियों, जो हम कंटेंट बनाते हैं प्रेजेंटेशन का, उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करें। डिजाइनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन एक अलग चीज है और कंटेंट एक अलग चीज है। काइंडली हाईलाइट टिप्स फॉर रिलक्टेंट मॉम। ओके, मैं उस पर भी आऊंगा भगत, उसकी भी बात करेंगे हम। देखिए भगत, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा यह हिंट देता हूं, बाकी मैं आगे बताऊंगा आपको। देखिए कई बार क्या होता है कि जो आप कहना चाहते हैं वो दूसरे लोग सुनना नहीं चाहते, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, मूड बनाना पड़ता है। मूड अगर नहीं बनाएंगे तो फिर जो है वो कोई व्यक्ति मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होगा आपको सुनने के लिए। हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट। तो कंटेंट कैसे ऑर्गेनाइज होगा इसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले इसका एक एग्जांपल मुझे याद आ गया, वो देना चाहता हूं आपको। एक बार ऐसा हुआ विश्वविद्यालय में, मुझसे कहा गया कि आपको लगभग 2:30 बजे के आसपास कहा गया कि आपको एक लेक्चर देना है। इनफैक्ट गेस्ट लेक्चर के लिए एक साहब आने वाले थे, तो हमारे ऑडिटोरियम में सारे छात्र बैठे हुए थे, एमबीए के स्टूडेंट्स और बीकॉम बीबीए वगैरह के सारे कोर्सेज के स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, और वो जो गेस्ट स्पीकर थे वो वहां पर उस दिन इत्तेफाक से उन्होंने मना कर दिया कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा। तो हमारे डायरेक्टर ने मुझ पे थोड़ा फेथ किया और कहा कि सिन्हा साहब अब आप जाइए और आप जाके वहां लेक्चर डिलीवर कीजिए। अब साथी देखिए एक चीज़ क्या होती है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मेरे तमाम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं। जब भी गेस्ट लेक्चर की बात आती है तो स्टूडेंट्स थोड़ा आनाकानी करते हैं, वो उसको अटेंड नहीं करना चाहते हैं। रीज़न बीइंग वो सोचते हैं कि अब ये रेगुलर क्लास तो है नहीं, इसका मार्क्स से कोई लेना नहीं, चलो घर चलते हैं, घर जा नहीं सकते। अब जब उनको पता लगा कि वो साहब नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई, वो साहब नहीं आ रहे मतलब आप चले जाते हैं। लेकिन वो इससे पहले सेमिनार हॉल को छोड़ते मैं वहां पहुंच गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं मैंने कैसे हैंडल किया इस सिचुएशन को। तो जब मैं वहां पहुंचा तो पहुंचने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे कहने लगे भाई हमें तो पढ़ना नहीं है सर, और अब तो वो जो गेस्ट स्पीकर आने वाले थे वो भी नहीं आए हैं सर, तो अब तो हमें रिलैक्स कर दीजिए। तो मैंने कहा मैं आपसे बात कहा, मैं तो कुछ करने ही नहीं आया, मैं तो बस ऐसे ही आ गया हूँ। बोले तो सर ऐसे ही हम चले जाते हैं। मैंने एक बार सुन तो लो आप मेरी बात। तो वहां पर बोले अच्छा ठीक है बताइए। बोले मैंने कहा मैं पढ़ाने कुछ नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आपसे बातें करने आया हूं। तो अब बातें करने के नाम पे थोड़ा बहुत कन्विंस किया जा सकता है। मैंने थोड़ा बहुत उनको कन्विंस कर लिया, तो वो कुछ हद तक तैयार हो गए रुकने के लिए कि चलो बातें कर रहे हैं तो कोई नहीं। तो मैंने कहा यार एक किस्सा सुनाते हैं आप लोग। ठीक है सर सुनाइए। एक्चुअली वो टॉपिक वहां पर था रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर। रिसर्च मेथोडोलॉजी एक तो इतना ड्राई टॉपिक, दोपहर का टाइम और उतना ड्राई टॉपिक गर्मियों के दिन, और वो भी गेस्ट स्पीकर बोलेगा, उस पर गेस्ट लेक्चरर बोलेगा। चलो उनका अपना प्रोफेसर वहां का हो, पढ़ा रहा हो तो बात अलग है, खैर कोई बात नहीं। अब मैं वहां खड़ा हुआ, मैंने कहा भाई एक बार क्या हुआ, एक आदमी का कुत्ता खो गया। उसने उसको सर्च किया। बोले फिर क्या हुआ? मैं नहीं मिला। बोले सर कुत्ते की क्या? अरे मैंने कहा सुनो तो यार, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको। बोले अच्छा बताइए। सर्च किया नहीं मिला। बोले फिर क्या हुआ सर? मैंने कहा दोबारा सर्च किया, रिसर्च किया,
मिल गया। बोले सर ये क्या बात हुई? मैंने कहा देखो, जब उसने पहली बार सर्च किया तो वो कुछ रास्तों पे गया होगा, और जब दूसरी बार वो गया सर्च करने तो कई सारे रास्तों पे गया होगा, और उन 2 रास्तों पे भी गया होगा जिन पे पहले गया था, ये सोच के, क्योंकि अब जब सेकंड टाइम जा रहा है तो हो सकता है उन रास्तों पे ही कहीं ना कहीं डॉग हो, तो उन रास्तों पे तो वो गया गया, वो औरों पे भी गया। बोले सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब हम रिसर्च करते हैं तो जिस चीज को हम ढूंढ रहे होते हैं वो हमारे इर्द गिर्द होती है, केवल उसके एवेन्यूज हमें देखकर उसे लाना होता है और नए सिरे से उस पर काम करना होता है। दैट इज रिसर्च। ये रिसर्च है साथियों। ऐसे एक दिन प्लानिंग की बात करनी थी, तो प्लानिंग के ऊपर बताना था, तैयार नहीं था। क्या करें, कन्विंस करना पड़ता है। मैं तमाम किस्से आपको बता सकता हूं, और यहां आपको शुक्रिया करना चाहिए भगत सिंह नेगी सर का कि उन्होंने सुर छेड़ दिया, तो अब ताल मुझे छेड़नी पड़ेगी। उन्होंने क्वेश्चन कर लिया तो मुझे बताना होगा। तो एक बार क्या हुआ, 2 स्टूडेंट्स और पढ़ने में एवरेज टाइप, एक टेस्ट के लिए उन्हें कॉलेज में आना था। अच्छी तैयारी करके वो आना चाहते थे, लेकिन उनका मन कभी पढ़ाई में लगता नहीं था। तो जब वो तैयारी उनकी थी नहीं, तो उन्होंने कहा कोई बहाना बनाते हैं बढ़िया सा, और बहाना बना के सर को जो है बता देंगे वो बहाना, और थोड़ा सा लेट पहुंचेंगे इस बहाने से, और उसके बाद क्या होगा, वहां पर कुछ हमारा टेस्ट जो है वो नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, जब टेस्ट नहीं होगा, एक्चुअल में होता क्या है, टेस्ट 1.5 घंटे के टेस्ट में अगर कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट आधा घंटा लेट हो जाए तो फिर वो टेस्ट होना नहीं है। फिर तो टीचर यही कहेगा ठीक है अगला वाला दे देना टेस्ट, 3 होते हैं, 3 में से 2 देने हैं तो अगला दे देना। तो उन्होंने उसी चीज को सोचा कि हम आधा घंटा अगर लेट कर देंगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो वो साहब आधे घंटे लेट कॉलेज में पहुंचे, एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास पहुंचे। एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने कहा भाई आप लेट कैसे हो गए? बोले सर हम वो फला फला जगह से आ रहे थे, आपको तो पता है हमारा दूर घर है, और ट्यूब पंक्चर हो गया। अब ट्यूब पंक्चर हो गया तो उसको सही कराने में टाइम लगा सर, अब आधा घंटा निकल गया सर, 1 घंटा तो बचा है टेस्ट का, क्या टेस्ट देंगे, आगे दे देंगे सर। वो टेस्ट वो देना नहीं चाह रहे थे। तो हमने कहा भाई क्या करा जाए? प्रोफेसर को बुलाया, जिस प्रोफेसर का एग्जाम था, उस प्रोफेसर से पूछा क्या करें। प्रोफेसर ने कहा भाई ठीक है, अब आधा घंटा तो निकल ही गया है, आधा घंटा तो निकल ही गया है, तो अब रहने दो, अब अगला दे देंगे, या 3 होते ही हैं, 3 में से 2 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वही प्रोफेसर कह रहे थे तीनों देने, लेकिन फिर उन्हें ऐसा कहना पड़ा जब आधा घंटा निकल गया था। अब वो प्रोफेसर अपने ऑफिस में चले गए, रूम में चले गए, और वो दोनों स्टूडेंट जो है एक अलग रूम में, एक क्लासरूम में, खाली क्लासरूम में गए और वहां सेलिब्रेट करने लगे, वी आर द बेस्ट प्लानर्स, हमसे अच्छी प्लानिंग कोई नहीं कर सकता। खुशियां मनाने लगे। कोई बात नहीं, जब अगला एग्जाम हुआ, नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम हुआ, तब एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास वो टीचर गया जिस टीचर का एग्जाम नहीं दिया था उन्होंने, और उस टीचर ने कहा कि भाई मुझे एक क्वेश्चन पेपर अलग बनाना है, 2 सेट बनने हैं, मैं 3 बनाऊंगा। और साहब ऐसा क्यों? एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने पूछा ऐसा क्यों? मैंने कहा भाई देखिए ऐसा है, एक सेट जो है मैं उन 2 स्टूडेंट्स को देना चाहता हूं, ये एक क्वेश्चन पेपर मैं उन 2 स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं जो लास्ट टाइम मेरे पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, आधा घंटा लेट आए थे, टायर पंक्चर हो गया था। तो ठीक है साहब, आपकी मर्जी, आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, डन। क्वेश्चन पेपर आ गया उनका। अब साथियों उन्होंने क्वेश्चन पेपर जब पढ़ा उन दोनों स्टूडेंट्स ने, तो उसमें लिखा था Which tire of your car got punctured? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, explain the condition in which you were on that day.
थर्ड क्वेश्चन, इफ सच ए सिचुएशन अराइजेज इन योर लाइफ नेक्स्ट टाइम व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे अगली बार अगर ऐसा होगा तो। 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, स्टूडेंट दौड़े दौड़े गए, सर ये क्या है, बोले क्वेश्चन पेपर। बोले सर ये कैसा क्वेश्चन पेपर है, अरे बोले मैं आपको मैनेजमेंट पढ़ाता हूं, मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर है, इसमें क्या गड़बड़ है बताइए। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे अब समझ वो भी रहे, बच्चे भी समझ रहे हैं, टीचर भी समझ रहा है, लेकिन बात हो रही है। तो अब ये होने लगा इस तरीके का। तो उसके बाद अमित मिश्रा जी इज राइटिंग आई हैव लिसन्ड इट, बट इसके बाद क्या हुआ, ये बहुत क्रूशियल है। इसके बाद टीचर ने कहा बेटा प्लानिंग का मतलब केवल सोचना नहीं होता, प्लानिंग का मतलब केवल सोचना नहीं होता, आपने सिर्फ सोचा। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें रास्ते को भी देखना होता है और मंजिल को भी देखना होता है। मंजिल और रास्ता और मंजिल कैसे मिलेगी उसका रोड मैप भी प्लानिंग का पार्ट होता है। प्लानिंग नेवर फेल्स, वी फेल टू प्लान। प्लानिंग कभी फेल नहीं होती, हम प्लान करने में फेल हो जाते हैं। प्लानिंग शब्द के साथ फेल जैसा शब्द नहीं जोड़ सकते। अमित जी, प्लानिंग शब्द के साथ हम फेल शब्द नहीं जोड़ सकते। तो साथियों, अगर मुझे प्लानिंग पढ़ाना और मैं ऐसे शुरुआत करूं तो क्या होगा बताइए आप, अंदाजा लगाइए आप इस बात का। बात जमेगी नहीं जमेगी, बिल्कुल जमेगी। तो प्रेजेंटेशन में यह जरूरी है। भगत जी आप पूछ रहे थे, किसी भी लेवल की ऑडियंस को अपनी ग्रिप में लाने के लिए आपको बहुत अच्छे से ऑडियंस को एनालाइज करना होता है। जब आप ऑडियंस को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, ऑडियंस की डिमांड, ऑडियंस का मूड, ऑडियंस, सर प्लीज स्पीक लिटिल लाउडर, ओके ओके दीपक जी। ऑडियंस की डिमांड, ऑडियंस का नॉलेज लेवल, ऑडियंस का कॉन्फिडेंस लेवल, ऑडियंस क्या चाहती है, ऑडियंस किस एज ग्रुप की है, ऑडियंस किस कल्चर की है, ऑडियंस किस मूड में है, सब बातें कंसीडर करके जब आप कंटेंट रखेंगे सामने, धूम मच जाएगी। यह बहुत जरूरी है ऑडियंस को एनालाइज करना। सो मगर सर किसी भी लेवल की ऑडियंस हो, उसके हिसाब से जब आप बात करना शुरू करेंगे तो आप अपनी बात उसके सामने रख पाएंगे। वो बात अलग है कि वो बाद में वो क्या एक्शन रिएक्शन होना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट आपकी बात को सुना जाएगा। दैट इज व्हाट इज मच मोर इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्रूशियल है प्रेजेंटेशन। तो साथियों, भगत सर ने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर काफी हद तक, हालांकि अभी बहुत सारी बात हो सकती है उस पर, बट मैंने उसको काफी हद तक आपको दिया है, बताया है। सर यूज हेडफोन फॉर बेटर साउंड, आई एम यूजिंग इट। थैंक यू वर्षा, आई विल डू इट, मैं इसको करूंगा। तो भगत सर के क्वेश्चन से पहले हम डिजाइनिंग और प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, उसके बाद हमें बात करनी थी कंटेंट को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। तो आप उसकी बात कर लेते हैं, कंटेंट को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। साथियों, सबसे पहली चीज है आपका सब्जेक्ट मैटर, आपका कंटेंट। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कहना चाहते हैं और कैसे कहना चाहते हैं, किस हद तक कहना चाहते हैं, यह बहुत जरूरी है। आपके शब्द अच्छे होने चाहिए, आपके भाव अच्छे होने चाहिए, आपकी टोन अच्छी होनी चाहिए, और आप कैसे अपनी बातों को रख रहे हैं यह भी इंपॉर्टेंट है। तो आप चॉइस ऑफ कंटेंट, जब कंटेंट को आप ऑर्गेनाइज करें तो पहली चीज क्या है, चॉइस ऑफ कंटेंट। आपका कंटेंट का चॉइस जो है ना, वो सटीक होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी चीज आती है कि वो कंटेंट आपकी ऑडियंस के हिसाब से होना चाहिए, ऑडियंस के हिसाब से होना चाहिए। जब वो ऑडियंस के हिसाब से होगा
तमाम एग्जाम्पल, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देता। साथियों आप बताइए, मार्केट के अंदर अब जो प्राइस सिस्टम है उसमें 99, 199, 299 ये सब क्यों होता है? ये इसी वजह से होता है क्योंकि ये परसेप्शन जीतने का तरीका होता है। ये कंटेंट को रखने का ढंग है। चॉइस ऑफ कंटेंट का जो हम बात कर रहे हैं उसी चीज पे मैं बता रहा हूं आपको। आप देखिए, जब सब्जी वाला सब्जी बेचता है तो महंगी सब्जी हमेशा पाव में बताता है, किलो में नहीं बताता है। वो पाव में बताता है। 20 रुपए पाव बोलेगा, 80 रुपए किलो नहीं बोलेगा। ये परसेप्शन को जीतने का एक ढंग है। इससे हम परसेप्शन को जीत लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर क्या है कि ऑडियंस के हिसाब से चलना, ऑडियंस की नीड को जज करके चलना, यह क्रूशियल है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आप देखिए कई सारे ऑफर्स रखे होते हैं। क्यों रखे होते हैं ऑफर्स? क्या वजह है ऑफर्स रखने की? क्योंकि ऑफर्स के थ्रू हम लोगों का परसेप्शन जीत लेते हैं। उसी तरीके से बच्चा भी बहुत सारे ऑफर्स रखता है। कैसे? अगर बच्चे को अपने डैडी से काम निकालना हो तो पानी का ग्लास लेकर आएगा वो मम्मी की जगह। मम्मी लेके नहीं आएंगे, वो लेके आएगा, पापा को पानी पिलाएगा। ऑफर। दीज आर द वेज, टेक्निक्स एंड टूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऑडियंस के हिसाब से आप अपने कंटेंट को डेवलप करें, ऑडियंस के मूड को देखें। अब देखिए, जैसे आप क्या है, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आपने क्या किया, प्रेजेंटेशन में बहुत सारे जोक्स रख दिए और आपकी जो ऑडियंस है वो हम मानते हैं कि उसमें 70 एंड अबव, 70 साल से ज्यादा एज वाले लोग बैठे हैं। तो ज्यादातर बुजुर्ग लोग इस चीज को पसंद नहीं करेंगे। वो कहेंगे यार ये तो मजाक कर रहा है, जोक सुना रहा है, क्या प्रेजेंटेशन है ये। लेकिन वही चीज अगर आप नौजवानों के बीच में रख देंगे तो कुछ और हो जाएगा। आप देख लीजिए कुमार विश्वास जी को पीपल अप्रिशिएट वाई। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुनव्वर राणा उनके फेवरेट शायर होंगे। एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑडियंस की डिमांड और ऑडियंस का लेवल चेक करके आप कंटेंट को तैयार करें। कंटेंट को उस तरीके से तैयार करें। आप देखिए, जब आप देखिए वर्ड्स आप पढ़ाते हैं, टीचर्स बहुत सारे हैं यहां पर, वर्ड्स आप पढ़ाते हैं क्लास 9th में भी, बीबीए में भी, एमबीए में भी इंग्लिश पढ़ाते वक्त वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं। वर्ड्स की बात होती है, हर जगह वर्ड्स की बात होती है और वर्ड्स की बात 2nd और 3rd क्लास में भी होती है। लेकिन वहां कैसे पढ़ाया जाता है और 9th 10th में कैसे पढ़ाया जाता है, सेम चीज। फर्क किस चीज का है? मेंटल लेवल का, ग्रेस्पिंग पावर का, एज फैक्टर का, मैच्योरिटी लेवल का। ये सब बातें बहुत ध्यान रखने की होती है कि आप किस समय और किससे बात कर रहे हैं। साथियों, मेरा रेडियो प्रेजेंटर का एक बड़ा अनुभव है। तो हम भी जब प्रोग्राम देते थे तो इस चीज को सोचते थे कि भाई इस वक्त हमारी ऑडियंस क्या सोच रही होगी, माहौल कैसा है, वेदर कैसा है, बारिश पड़ रही है, तो उस हिसाब से बातें करना शुरू कर दी। माहौल, एनवायरमेंट को देख करके। ओनली इफ यू कैन डू इट बिकॉज सम Bhagat ji, I'm not able. Only a few can do it because some lack in locale, some lack in confidence, some. Yes sir, भगत सर ये बात मानने की है, लेकिन मैं एक बात हमेशा मानता हूं, अगर आपने दिल में कुछ ठान लिया है तो आप करके दिखाएंगे। आप एग्जाम्पल हैं सर, यू आर द एग्जाम्पल, यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल। आप एक जिद्दी व्यक्ति है और जिद्दी व्यक्ति हमेशा इतिहास रचता है और आपने इतिहास रचा है सर। तो यू डिजर्व ए बिग एप्लॉज बाय माय साइड। आप इस तरीके से सर, साथियों, जिद बहुत अच्छी चीज है। अगर जिद पॉजिटिव तरीके से आप लेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। धीरू भाई अंबानी ने जिद ली थी जब उनको निग्लेक्ट किया गया था। यह कहा गया था कि आपके मॉडल में दम नहीं है, आपके बिजनेस मॉडल में दम नहीं है,
और ये कहा था कि आपका बिजनेस मॉडल कहीं नहीं चल सकता, आज उसी शख्स ने क्या करके दिखाया, देख लीजिए, उसी शख्स ने दिखाया। लोकेल लैक करता है, सारी बातें सही हैं, उसका भी तोड़ हो सकता है। अगर बहुत सारी ऑडियंस है तो उसको ग्रुप्स में हम डिवाइड करके प्रेजेंटेशन दे दें, इनकेस हमारे पास ये सारी चीजें नहीं है तो। कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए साथियों, प्रैक्टिस इज द ओनली मंत्रा। प्रैक्टिस इज द ओनली मंत्रा। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अपने प्रेजेंटेशंस को रिकॉर्ड करें, मिरर के सामने खड़े होकर के बोलें, एक्सप्रेशन चेक करें, लोगों के बीच में जाकर बात करें। और मैं कम्युनिकेशन स्किल की क्लास में भी बता रहा था आप लोग को, उस सेशन में भी बता रहा था कि आप ज्यादा ना बोलें, अगर शुरुआत करें थोड़ा थोड़ा बोलें। आपने 4-5 सेंटेंस बोले, जैसे मेरे से कुछ टीचर्स ने एक बार पूछा था कि सर हमारे स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता है बोलने का, तो सर क्या किया जाए, वो उनको प्रेजेंटेशन कैसे कराएं, वो तो बोल ही नहीं पाते हैं। तो मैं कहता हूं आप उनसे क्यों कहते हो कि आप 10 मिनट बोलो, अरे उन्हें 2 सेंटेंस बोलने दो सिर्फ। आज 2 बोलेंगे तो कल 3 बोलने की हिम्मत होगी, और 3 बोलेंगे तो 4 की भी होगी, 4 बोलेंगे तो 5 की भी होगी, और 5 बोलेंगे तो 6 की भी होगी। जब मैंने पहले दिन प्रेजेंटेशन दिया था तो मेरे भी पैर कांपते थे, लेकिन आज जब ऑडियंस कम होती है तो मुझे मजा नहीं आता। ये कॉन्फिडेंस साथियों जब भी डेवलप होता है जब आप बार बार वो कार्य करते हैं। किसी भी काम को जब आप लगातार करते चले जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा ऑटोमेटिकली। सर अगर हम कस्टमर या ऑडियंस के ईगो को ऊपर रखेंगे, मींस सिंपल पर्सन को ऑडियंस की तारीफ करेंगे, तो क्या इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ सकता है क्या? संजीव जी, एक चीज को आप समझिए, तारीफ करना इज नॉट ए नेगेटिव थिंग, तारीफ करना इज अ पॉजिटिव थिंग। एक शब्द होता है टैक्ट और एक शब्द होता है फ्लैटरी, दोनों अलग है। टैक्ट का मतलब होता है आप अपनी नॉलेज को इस तरीके से प्रेजेंट करें कि एक व्यक्ति आप में इंटरेस्ट शो करके आपकी बात को सुन पाए। बेफूल नहीं करना है, उसका अटेंशन अपनी तरफ लेना। अटेंशन लेने की डिवाइसेस हैं, अटेंशन लेने की डिवाइसेस हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, संजीव जी अब और एग्जांपल दीजिए आप सबके लिए फायदा हो जाएगा। संजीव ने क्वेश्चन पूछ लिया तो सबके लिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। चलिए एक सिचुएशन ले लेते हैं, सिचुएशन से समझते हैं। आप रेलवे स्टेशन पे हैं, एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं आपके लिए, इस समय तो नहीं होगा, लॉकडाउन चल रहा है। रेलवे स्टेशन पे कोई व्यक्ति आपको मिलता है, ना वो आपको जानता है ना आप उसको जानते हैं, मगर आप चाहते हैं कि आप उससे बात करें। उसका टेंशन नहीं है आपकी तरफ, आपका टेंशन उसकी तरफ, और आप चाहते हो कि मैं उससे बात करूं, और बात करूं इस तरीके से बात करूं कि वो मुझ में इंटरेस्ट ले, वो मुझसे बात करने लग जाए। क्या करेंगे बताइए आप? क्या आप उसके बाद जाएंगे, हाँ जी मैं आपसे बात करना चाहता हूं, हो सकता है मूड ना हो उसका, हो सकता हो भी, लेकिन आप कैसे ओपन करेंगे अपना कन्वर्सेशन? क्या बेस्ट तरीका है? आप उसके पास जाएंगे, आप उसके क्लोथ्स को अप्रिशिएट करने लग जाएंगे कि आपकी टी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है। सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई से समथिंग, यू आर लुकिंग वंडरफुल, यू आर लुकिंग अमेजिंग इन दिस टी शर्ट। आप कुछ ना कुछ उससे कुछ ओपनर्स रखेंगे वहां पर। आप कुछ ना कुछ ऐसे, आप जैसे गर्मी पड़ रही है, आज गर्मी नहीं है, आज बड़ा कूल एनवायरनमेंट है। जब आप कूल एनवायरनमेंट बोलोगे, गर्मी के टाइम में अगर कहोगे ठंड लग रही है, तो दूसरा व्यक्ति काउंटर करेगा नहीं करेगा? वो काउंटर करेगा। आप किसी को अप्रिशिएट करोगे तो वो काउंटर करेगा, और यहां से कन्वर्सेशन बिगिन हो जाएगा, कन्वर्सेशन की शुरुआत हो जाएगी।
फिर ग्रेजुअली आप उसको इंप्रोवाइज करेंगे। संजीव, मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में आपको बता देता हूं। मैंने बहुत पहले एक मॉडल डिस्कस किया था संजीव, आपको पता नहीं याद है नहीं है, आपकी क्लास में भी किया था, शिवांगी भी आ गई है, आपकी क्लास में हुआ था ये। वो मॉडल है गेट, GATE। उसको समझाता हूं आपको। GATE उसका नाम दिया है मैंने, गेट। गेट जानबूझ के नाम दिया है उस मॉडल को, गेट मैंने जानबूझ के कहा है। वो इसलिए कहा है जैसे एक घर में गेट की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस होती है। आप सोचिए साथियों, अगर गेट नहीं हो आपके घर में तो क्या होगा, कोई भी जानवर अंदर चला जाएगा और आपके पूरे घर की ब्यूटी डिस्टर्ब कर देगा। उसी तरीके से कम्युनिकेशन की ब्यूटी हवाले है इस गेट के। अब GATE इसको समझिए आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा। G का मतलब होता है गेनिंग अटेंशन। सबसे पहला काम आपको क्या करना है जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं? सबसे पहले अटेंशन गेन करनी है। और अटेंशन गेन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लोग पहले शेर सुना के अटेंशन गेन कर लेते हैं, कहानी सुना के अटेंशन गेन कर लेते हैं, जोक सुना के अटेंशन गेन कर लेते हैं, क्वेश्चंस पूछ के अटेंशन गेन कर लेते हैं। देयर आर वेरियस वेज। हालचाल पूछकर अटेंशन गेन कर लेते हैं, चाय पिला के अटेंशन गेन कर लेते हैं। देयर आर वेरियस वेज। तो पहली चीज है G, दैट इज गेनिंग अटेंशन। उसके बाद आता है A का मतलब होता है अराउजिंग इंटरेस्ट। पहले अटेंशन गेन करें, फिर उस बंदे में इंटरेस्ट डेवलप करें आपके टॉपिक के लिए। आपके टॉपिक के लिए इंटरेस्ट डेवलप करें। मैं भी आपको एक और एग्जांपल दूंगा इसका, पहले इसको कंसेप्ट को समझ लें आप। फिर आता है T, उसके बाद टैक्ट का इस्तेमाल करें, टैक्टफुली कन्विंस करें। यानी जिस तरफ ऑडियंस का या उस पर्सन का माइंड जा रहा है उसके हिसाब से अपनी नॉलेज को मोल्ड करके प्रेजेंट करें। नॉलेज को उल्टा ना कर दें, मोल्ड करके प्रेजेंट करें। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ नॉलेज, ज्ञान जो है वो है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन उस ढंग का करें कि जिससे पर्सन जो कन्विंस हो। और उसके बाद आता है E, फिर आप इंश्योर करें एक्शन थ्रू मोटिवेशन। मोटिवेशन के थ्रू एक्शन को इंश्योर करें। ऑफर के थ्रू हो सकता है, मीठी बात के थ्रू हो सकता है, आगे आने के प्रॉमिस पे हो सकता है, कुछ भी वो बात, आइडिया के जरिए भी हो सकता है मोटिवेशन, पैसों के जरिए भी हो सकता है मोटिवेशन। मोटिवेशन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, कुछ भी हो सकता है। तो पहले अटेंशन गेन करें, फिर इंटरेस्ट अराउज करें, फिर टैक्ट का यूज करें, टैक्ट के हिसाब से कन्विंस करें, और उसके बाद आप इंश्योर करें एक्शन मोटिवेशन के थ्रू। ये तरीका है, दिस इज द वे टू डू इट। इस तरीके से आप जो है अटेंशन लोगों की सीख कर सकते हैं। मतलब दिस इज द वे टू प्रेजेंट। ये प्रेजेंटेशन का ढंग है, गेट थ्योरी, GATE, गेनिंग अटेंशन, arousing interest, tactfully convincing, and then last is what? Last is what? Ensuring action through motivation. This is the way to do it. साथियों, ये तरीका है अटेंशन सीख करने का और प्रेजेंटेशन देने का। तो बात चल रही थी कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने की। देखिए, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने आपको बताया कि एक तो आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, चॉइस ऑफ कंटेंट। एग्जाम्पल अभी मैंने कहा था मैं आपको दूंगा, अभी और एग्जाम्पल दूंगा। पहले आप ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट जो मैंने आपको टॉपिक दिया है उस पर फोकस कीजिए। तो पहला तो कंटेंट, चॉइस ऑफ कंटेंट आपकी, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपका कंटेंट जो है ऑडियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तीसरा, आपका कंटेंट कंप्लीट होना चाहिए और क्लैरिटी का एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए। कर्टसी होनी चाहिए। आप जो भी बात कहें कर्टसी के साथ कहें, कंसिडरेशन के साथ कहें। साथ ही यू एटीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, आई एटीट्यूड नहीं। जिस दिन आपने कह दिया आई एम एवरीथिंग, गॉन गॉन। यू हमेशा ऑडियंस को नंबर 1 पे रखें। ऑडियंस नंबर 1 है प्रेजेंटर के लिए, लिसनर्स नंबर 1 है। संजीव, कस्टमर्स आर गॉड, कस्टमर्स आर गॉड।
माई ऑडियंस इज माई गॉड, ये सोच, तब आप उनके हिसाब से प्रस्तुतिकरण करेंगे। साथियों, मुझसे एक इंटरव्यू में, याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट की, मुझसे एक इंटरव्यू में एक साहब ने एक सवाल पूछा। मेरा इंटरव्यू हुआ था प्राइम न्यूज में, तब वहां ये डिस्कशन चल रहा था। तो मुझसे एक सवाल पूछा गया, जो होस्ट थे वो, हम लोग बैठे हुए थे बाहर, तो वहाँ बातें चल रही थी। तो उन्होंने कहा, सर ये लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन का एक टूल होता है, उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। याद रखिए, लैंग्वेज का बहुत बड़ा, क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा किरदार होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। वर्बल लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज और टोनल लैंग्वेज के थ्रू आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं। लैंग्वेज कैसे प्रेजेंट करनी चाहिए, जैसे हम नमाज अदा करते हैं। जब हम नमाज अदा करते हैं तो हमारा फोकस ऊपर वाले के ऊपर होता है। जब मंदिर में जाकर हम घंटा बजाते हैं और शिव जी पे जल चढ़ाते हैं तो हमारा सारा फोकस शिव जी के ऊपर होता है। साथियों, इसी तरीके के फोकस की रिक्वायरमेंट होती है जब आप लैंग्वेज को प्रेजेंट करते हैं, जब आप अपनी भाषा को दूसरों के बीच रखते हैं। और याद रखिए, लैंग्वेज इज नेवर डिलीवर्ड, लैंग्वेज इज ऑफर्ड। मेरी बात ये नोट कर लें आप, लैंग्वेज इज नॉट डिलीवर्ड, लैंग्वेज इज ऑफर्ड। जैसे नमाज ऑफर होती है, वैसे ही लैंग्वेज ऑफर होती है, लैंग्वेज डिलीवर नहीं होती है। शब्दों की गरिमा, शब्दों की इंपॉर्टेंस, शब्दों की शख्सियत, शब्दों का म्यूजिक, शब्दों की धार, शब्दों की चमक फीकी नहीं पड़नी चाहिए। शब्दों का संगीत धुंधला नहीं पड़ना चाहिए। शब्दों की जो जान है वो बनी रहनी चाहिए, और शब्दों के अंदर जो ताकत है वो एज इट इज रहनी चाहिए। जब उस अप्रोच के साथ आप जब शब्दों को, उनके देवताओं को प्रेजेंट करेंगे, डेफिनेटली आपकी विजय होगी, आपका प्रेजेंटेशन दमदार होगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए। तो जब हम कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं तो चॉइस ऑफ कंटेंट और कंटेंट ऑडियंस के हिसाब से कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। कंटेंट कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। अब प्रेजेंटेशन के साथ ही बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, वो आपको समझना जरूरी है कि प्रेजेंटेशन की शुरुआत कैसे करें। मैं आप सबसे चाहता हूं, अगर आप थोड़ा बहुत आपका माइंड इधर उधर गया है तो अब बिल्कुल माइंड मेरे ऊपर ले आइए आप प्लीज, क्योंकि अब जो मैं बता रहा हूं वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सेशन का, ऑर्डर्स ऑफ प्रेजेंटेशन। साथियों, जो ऑर्डर्स हैं प्रेजेंटेशन के वो अलग अलग होते हैं। जैसे एक कहलाता है जिसमें हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, मतलब हम शुरुआत जनरल करते हैं फिर हम पर्टिकुलर बात करते हैं। जैसे हमें मान लीजिए अर्थ की बात करने हैं तो हम पहले सोलर सिस्टम की बात करने लग जाएंगे, जस्ट टू मेक द मूड ऑफ द ऑडियंस। वो जनरल टू पर्टिकुलर होता है। लेकिन जब हम साइंटिफिक इश्यू पे बात करते हैं, मैकेनिकल इश्यू पे बात करते हैं, तो वहां पर हम पर्टिकुलर पहले होते हैं और जनरल बाद में हो जाते हैं। पहले हम जनरल नहीं हो सकते, क्योंकि साइंटिफिक टॉपिक में जनरल होने का मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर हम लाइफ स्किल से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं तो हम पहले जनरल होते हैं फिर पर्टिकुलर होते हैं। दिस इज द वे टू गो। तीसरा जो ऑर्डर है प्रेजेंटेशन का वो है क्वेश्चन एंड आंसर अप्रोच, क्वेश्चन एंड आंसर ऑर्डर। आप अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत कुछ क्वेश्चंस को पूछ करके करते हैं। क्वेश्चंस पूछकर लोगों से पहले समझने की कोशिश करते हैं कि लोग आपके लिए किस तरीके से चल रहे हैं। तो आप क्वेश्चन एंड आंसर अप्रोच के जरिए आगे बढ़े, क्वेश्चंस पूछें, ये एक ऑर्डर है। अगर आप कोई हिस्टोरिकल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जिसमें डेट्स वगैरह मेंशन कर रहे हैं तो उसका एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस बनाकर उसके हिसाब से प्रेजेंट करें। दीज आर द ऑर्डर्स ऑफ प्रेजेंटेशन। तो इन ऑर्डर्स का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब साथी जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि जब आप प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं तो वहां पर दो तरीके के इंट्रोडक्शन होते हैं। हम केवल एक तरीके के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, एक तरीके का इंट्रोडक्शन नहीं होता, वहां दो इंट्रोडक्शन देने होते हैं। मुशर्रफ 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, यस मैं उसी को कवर कर रहा हूं मुशर्रफ।
तो दो तरीके के आपको इंट्रोडक्शन देने, एक तो अपना इंट्रोडक्शन देना है नंबर 1, नंबर 2 आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है। जनरली लोग क्या करते हैं, उन्होंने आया और अपना नाम बताया कि साथियों मेरा नाम ये, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग व्हाटएवर ये बोला, और मेरा नाम ये है और मैं आज इस टॉपिक पे अपनी बात करना चाहता हूं, बस खत्म हो गया इंट्रोडक्शन। नो नो, दिस इज नॉट द वे टू इंट्रोड्यूस। यहां पे प्रेजेंटेशन में वो बात नहीं आएगी जो आनी चाहिए। सबसे पहले आप अपने को जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है अपना नाम बताइए, सब ठीक है, सब कुछ ओके। आपकी शैली, आपका स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी शैली और आपका स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस अंदाज में आप बात को रख रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन, तो आपने अपना नाम बताया, मुझे कुछ ध्यान आ गया एकदम, इसलिए मैं रुक गया, मैं अब जिक्र कर देता हूं उसका। एक बार जब मैं कभी गोष्ठी में गया हुआ था एज ए पोइट, मुझे इनवाइट किया गया था, मुझे वहां अपना तारुफ तो करना नहीं होता, लोग इंट्रोड्यूस करने के लिए इंट्रोड्यूसर होता है, वहां इंट्रोड्यूस उन्होंने कर दिया, लेकिन मुझे फिर भी शुरुआत में कुछ तो कहना ही था। तो ये हाजिर जवाबी बहुत जरूरी होती है। तो किसी ने मुझसे कहा कि आप कहाँ रहते हैं। इत्तेफाक से इंट्रोड्यूसर ने जो है वो, अब हमारे बीच ये कभी आ रहे हैं, वो इंट्रोड्यूसर किस लेवल का रहा क्या रहा, आई डोंट नो, उसने शहर का तो कोई जिक्र किया ही नहीं, उसने सिर्फ मुझे बुला लिया। तो उसने कहा आप कहाँ रहते हो, किसी ने पूछा वहां से, मेरे को आवाज आ गई, मैंने कहा औकात में रहता हूं। कहाँ रहते हो, औकात में रहता हूं। बस वहीं से मोमेंटम सेट हो गया। व्हाट अ रिप्लाई, क्या जवाब दिया। तो साथियों, आप अपने को इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं ये बहुत क्रूशियल है। मैंने अलग अलग तरीके से अपने को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। कभी आप अपने नाम का मीनिंग बताकर अपने को इंट्रोड्यूस कर दें, आपका जो नाम है उसके मीनिंग पे कोई एक कोटेशन देकर के आप शुरू कर दें। जैसे मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत जगह है और यहां हम हर तरीके के मौसम का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ का मौसम हमें ये एहसास देता है कि लाइफ चेंजेस से भरी हुई है, और यहाँ का मौसम इस तरीके का मौसम है कि लोग खूब उसको देखना चाहते हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं उस मौसम को। मेरा नाम मौसम सिन्हा है। अब जब आप ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं ना अपने को, तो थोड़ा डिफरेंस नजर आता है। वहां आप जो अटेंशन लेने वाली बात ऑडियंस के साथ आ रही है ना, वो आ जाती है। तो एक तो अपना इंट्रोडक्शन, दूसरा अगर आप पोइटिक हैं तो पोइटिक वे में अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, अगर पोइट हैं तो पोइटिक वे में अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। फिर आपको टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है। टॉपिक में इंट्रोडक्शन क्या करते हैं आमतौर पर लोग, उन्होंने बताया कि बोले हम सो एंड सो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बस दैट्स इट। नहीं, वहां आप टॉपिक भी बताएं और टॉपिक की कवरेज भी बताएं, उसके बाद कुछ रूल्स बना लें 2-3 ऑडियंस के लिए, रूल्स बना लें और उनको भी रखें। ऑडियंस ओनली डिस्ट्रैक्ट व्हेन टॉपिक बिकम्स इररिलेवेंट। यस सर, ये बात सही है दीपक जी। जब भी डिस्ट्रैक्ट होती है ऑडियंस, जब टॉपिक जो है इररिलेवेंट हो, और साथ साथ टॉपिक का प्रेजेंटेशन भी मायने रखता है। प्रेजेंटेशन भी मायने रखता है, आप कैसा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात चल रही थी, हाउ मच टाइम शुड वी टेक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, एक चीज का आप यहां ध्यान रखेंगे, शिखा आप सुने इस चीज को जो आपने क्वेश्चन पुट अप किया है। आप कितना बड़ा प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। अगर आप 1 घंटे का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा हो सकता है साइज में, लेकिन अगर आप 10 मिनट का प्रेजेंटेशन देने वाले हैं और आपका इंट्रोडक्शन ही पता लगा वहां 4 मिनट का हो गया या 3 मिनट का हो गया, तो जस्टिफाइड नहीं।
तो इंट्रोडक्शन आपका आपके लेंथ ऑफ प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है। ब्रीफ होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए इंट्रोडक्शन, लेकिन दमदार होना चाहिए, उसमें बातें सारी कवर हो। मैंने कहा जब टॉपिक को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते वक्त आप उसकी कवरेज भी बताएं और ऑडियंस के लिए रूल्स भी बताएं। ऑडियंस को बताएं कि मैं ये प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं या जा रही हूं, अगर इसमें आपको कोई क्वेरी करनी हो या कुछ क्वेश्चंस करने हो तो हमारा लास्ट में एक 10 मिनट्स 15 मिनट्स का एक राउंड है, उसमें यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। एक दो रूल्स बताएं एंड देन यू स्टार्ट। और फिर जब आप स्टार्ट करें तो अगर लाइफ स्किल से रिलेटेड है तो जनरल स्टार्टिंग करें, यानी एकदम से मुद्दे पे आ जाए, जनरल स्टार्टिंग करें। अब जब आप एंड करेंगे तो एंड करते वक्त ध्यान रखेंगे आपको कोई ना कोई इंडिकेटर यूज करना है। कोई फ्रेज हो सकता है जिससे आप इंडिकेट करेंगे ऑडियंस को कि आप एंड करने जा रहे हैं। टू कंक्लूड और एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दिस, इस तरीके से बोलेंगे। और कंक्लूजन में आप जो पहले बोल चुके हैं उसको रीस्टेट करेंगे, बट इन ब्रीफ। शॉर्ट में उसको रीस्टेट करना होता है। और जो लास्ट स्टेटमेंट है साथी, वो बहुत आखिरी स्टेटमेंट जो आप बोल के जाए वो दमदार होना चाहिए, वो वर्थ रिमेंबरिंग होना चाहिए, तो जिसको लोग याद करके पूरा प्रेजेंटेशन उनको याद आ जाए। लास्ट का स्टेटमेंट आपका बहुत अच्छे तरीके से सेलेक्टेड वन होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। वो कोई स्लोगन भी हो सकता है, वो कोई ऐसी थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट हो सकता है, थॉट प्रोवोकिंग बात हो सकती है, कुछ भी। लास्ट स्टेटमेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन शुड बी वर्थ रिमेंबरिंग। उसमें दम होना चाहिए, उसमें वो धार होनी चाहिए जिससे उस स्टेटमेंट की वजह से सारी बातें याद आ जाए बाद में, अगर कोई याद करे तो। ये प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है। तो साथियों, प्रेजेंटेशन में मैंने कहा आप अपने को पहले इंट्रोड्यूस करें, फिर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें। टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें तो टॉपिक का थीम बताएं, उसकी कवरेज बताएं, फिर ऑडियंस के लिए कुछ रूल्स रखें और फिर आप स्टार्ट करें। दिस इज द वे टू गो। अब बात आती है न्यूएंसेस की। डिलीवरी के न्यूएंसेस होते हैं बहुत सारे। डिलीवरी हम कैसे करते हैं, जब हम कंटेंट डिलीवर करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों को हम ले सकते हैं। एक तो तरीका क्या होता है कि आपके पास पूरी स्क्रिप्ट रेडी है, एक एक लाइन लिखी हुई है उसके अंदर और आप पढ़ रहे हैं उसको, एक लाइन को आप पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग ईच एंड एवरी लाइन। देखिए ये बड़ा रिस्की मामला है। जब आप एक एक लाइन पढ़ते हैं तो क्या होता है, आई कॉन्टैक्ट की भी प्रॉब्लम आती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब आप एक एक लाइन पढ़ते हैं तो आपका जो उस समय नेचुरल थॉट प्रोसेस है वो गायब हो जाती है, क्योंकि आपका अटेंशन सीधे सीधे उस पर आ जाता है। आप तो स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं ना देख करके, तो आपका अटेंशन तो डाइवर्ट हो जाएगा, आपका जो फ्लो ऑफ थॉट्स आना चाहिए वो खत्म हो जाएगा, उसको रोक दिया आपने, वो रुक गया वहीं पर ही, क्योंकि आप सेंटर्ड हो गए स्पीच के ऊपर, जो आप लिख के लाए वो पढ़ रहे हो आप। तीसरी प्रॉब्लम ये आती है कि एक्सप्रेशंस को मेंटेन करना। जब आप कोई चीज रीड करते हैं ना तो उसमें एक्सप्रेशंस को मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, लेकिन डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब आप नेचुरली कोई बात बोलते हैं तो उसमें एक्सप्रेशन बहुत अच्छे तरीके से निकल के आता है, और जब आप लिखी हुई चीज को पढ़ते हैं तो उसमें एक्सप्रेशंस को लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो बहुत मुश्किल काम होता है। इससे पहले, अरे मुशर्रफ क्या बात है, थैंक यू सो मच मुशर्रफ, आपको याद है ये, आपको याद है, वाह 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 मुशर्रफ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मेरे स्टूडेंट्स इतना याद रखते हैं, माय गॉड मुशर्रफ। मेरा शेर जो मैंने क्लास में पढ़ा था वो आपको याद है, गजब गजब गजब। साथियों आपको भी सुनाऊंगा, बाद में सुनाऊंगा, लास्ट में ही सुनाऊंगा। मुशर्रफ आपको याद होगा लास्ट में ही सुनाया था, ये क्लास के एंड में सुनाया था ना, क्लास के एंड में ही सुनाएंगे, मैं सुनाऊंगा इसको बिल्कुल। तो जी हम बात कर रहे थे कि एक तो हमारे पास कंटेंट ऑलरेडी है लिखा हुआ, एक एक लाइन लिखी हुई, एक एक लाइन को हम पढ़ते चले जा रहे हैं, तो वहां एक्सप्रेशंस को लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप सारा आपका अटेंशन उसके ऊपर है, जो लिखा हुआ उस पर आप अटेंशन दे रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वेरी डिफिकल्ट। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपने कुछ पॉइंटर्स लिए, पॉइंट्स लिख रखे, ये ठीक है, दिस इज वेरी गुड कि आपके पास पॉइंटर्स है, तो आप जो है पॉइंटर्स की हेल्प के साथ आप अपनी बात को रख सकते हैं। ये बहुत कंफर्टेबल है, इसमें आपको ये भी रहता है कि हाँ मेरे सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, कहीं कोई मैं भूल ना जाऊं,
सर आपका ही है, हाँ मुशर्रफ मेरा ही है, मुझे मालूम है मेरा ही शेर है, बट मैं ये कह रहा हूं आपको याद है, ये कमाल की बात है। तो जो आपके पास पॉइंट्स हैं, आप पॉइंट्स जब आपके पास पेपर पे लिखे हुए और पोडियम पर रखा हुआ तो बड़ा कंफर्टेबल फील करते हो, आप स्किप नहीं कर पाओगे कुछ भी, क्योंकि आपने सब कुछ लिख लिया, एटलीस्ट जो लिखा है वो तो जाएगा, और फिर नेचुरल आप अपने आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना, पॉइंटर्स हैं। सेकंड वे। थर्ड वे क्या है, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, आप बगैर किसी तैयारी के बोले। अब इसमें कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त चाहिए, बगैर तैयारी के बोलने के लिए जबरदस्त कॉन्फिडेंस की जरूरत है, और वो कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप पहले स्क्रिप्ट से पढ़ के करें प्रेजेंटेशन। एट टाइम्स कुछ मौकों पर आप आ जाएं पॉइंटर्स को लेकर के, पॉइंटर्स को रख करके प्रेजेंटेशन दें, पॉइंटर्स के थ्रू जब आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होने लग जाए तब आप इम्प्रॉम्प्टू की तरफ जा सकते हैं। यानी इम्प्रॉम्प्टू मीन्स जहां आप बगैर तैयारी के बोल रहे हैं। तो ये कुछ न्यूएंसेस हैं, कुछ वेज हैं डिलीवर करने के, प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के। अब साथियों एक चीज और है जो मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, प्रेजेंटेशन पोडियम की मदद से देना और बिना पोडियम के देना। एक तो आप पोडियम के साथ प्रेजेंटेशन देते हैं, एक पोडियम के बगैर देते हैं। दोनों में आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। मैंने आपको शुरू में बताया था, सेशन के बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था कि आपका पोडियम ऐसी जगह पे रखा होना चाहिए कि आप सेम टाइम पे स्लाइड्स की तरफ भी देख पाएं और ऑडियंस की तरफ भी देख पाएं। अगर आपकी पोजीशनिंग ऑफ पोडियम इस तरीके की होगी कि आप एक ही तरफ देख पा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो पोडियम किस जगह रखा है ये इंपॉर्टेंट है। पोडियम उस जगह पर रखा होना चाहिए जहां से आप इजिली ऑडियंस को भी देख पाए और अपने प्रेजेंटेशन पे भी फोकस कर पाए, पहली चीज। दूसरी चीज, पोडियम से हम प्रेजेंटेशन जब देते हैं जब हमें टेक्निकल प्रेजेंटेशन देना होता है, खासतौर पे बहुत हमारा स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन होता है, फॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है, तब हमें पोडियम की जरूरत पड़ती है, तो पोडियम की दरकार होती है। अदरवाइज बगैर पोडियम के भी हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। लेकिन साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप बगैर पोडियम के प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज वहां पर और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब पोडियम पे है तो आपका फेस दिख रहा है, आईज दिख रही हैं, हैंड्स दिख रहे हैं, आप मूव नहीं कर रहे, तो वहां पर बॉडी लैंग्वेज जो है एक मायने तक रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन जब आप बगैर पोडियम के प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वहां बॉडी लैंग्वेज बहुत क्रूशियल हो जाती है। एक तो जब आप मूवमेंट करते हैं व्हाइल गिविंग द प्रेजेंटेशन, मेरी भी आदत है, मैं अपने ट्रेनिंग सेशंस में मूव करता हुआ प्रेजेंटेशन देता हूं, मूव करता हुआ ट्रेनिंग देता हूं, तो आप अपना मूवमेंट इतना रखें कि आप जब मूव कर रहे हैं तो ऑडियंस से आपका आई कांटेक्ट लूज नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, अक्सर मैंने ऐसा नोटिस किया है कि लोग बात करते करते एक पर्टिकुलर बंदे पे जो लास्ट में बैठा हुआ वहां तक पहुंच जाते हैं। अब अगर मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं और प्रेजेंटेशन देते देते मैं अगर लास्ट वाले तक पहुंच जाऊं, लास्ट में जो बंदा बैठा, पीछे सबसे पीछे जो बैठा वहां तक पहुंच जाऊं, तो क्या होगा, जो आगे वाले बैठे हुए हैं उनसे मेरा आई कांटेक्ट लूज हो जाएगा। और साथियों एक सेकंड का आई कांटेक्ट भी लूज होने का मतलब कई बार जो है बहुत नुकसानदायक हो जाता है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आई कांटेक्ट विद ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट इज वेरी मच नेसेसरी। शिखा, यस शिखा, मैं इसी चीज की बात कर रहा हूं कि आई कांटेक्ट बहुत क्रूशियल होता है। तो आप अगर 1 to 1 करने लग गए ना तो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं होगा। अगर आप एक के पास चले जाओगे तो पता लगा दूसरा जो है वो कहीं और चला गया, उसका ध्यान कहीं और हो गया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो मूवमेंट है आपका वो कहां होना चाहिए, फ्रंट में ही होना चाहिए। जो आपका एरिया है फ्रंट में वहीं मूवमेंट होना चाहिए। मूवमेंट इतना होना चाहिए कि आई कांटेक्ट कहीं से भी लूज ना हो। आई कांटेक्ट लूज होते ही अटेंशन लूज हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बगैर पोडियम के प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें। एक चीज और भी होती है, इमोशनल बैलेंस बहुत जरूरी होता है। कई बार हम अपनी बात में इतना इमोशंस को ले आते हैं, इतना इमोशनल हो जाते हैं बात करते करते कि हमारा अपने आप से कंट्रोल खत्म हो जाता है।
और जब साथियों ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि फिर बॉडी से भी कंट्रोल खत्म हो गया, फिर बॉडी लैंग्वेज अटपटी हो जाएगी, आई कांटेक्ट भी लूज होगा, ये सारी चीजें होनी है। तो साथियों इस चीज का ध्यान रखें कि जब आप प्रेजेंटेशन बगैर पोडियम के दे रहे हैं तो मूव करते वक्त अपने मूवमेंट का खास तौर पे ध्यान रखें। और एक चीज है, जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपके, मैंने ये पहले भी बताया था आपको कि हैंड्स जो है वो ओपन रहने चाहिए, ओपन पाम्स। फेस पे स्माइल, अब स्माइल नहीं आती है तो बात अलग है, लेकिन फेस पे एक चमक होनी चाहिए, एक रेडियंस होना चाहिए, एक ब्राइटनेस होनी चाहिए। फेस पे चिंताओं की लकीर नहीं होनी चाहिए। आप जब भी कोई बात कहें दमदार तरीके से कहें, कॉन्फिडेंस के साथ कहें, तो रिजल्ट आपके फेवर में डेफिनेटली आएगा। और ऑडियंस को हर बीच बीच में टेस्ट करते रहे, बीच बीच में टेस्टिंग भी होनी चाहिए ऑडियंस की। आपने कोई बात कही है तो ऑडियंस को बीच में कोई क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बोलते चले जा रहे हैं, आप ट्रांजिशनल्स आपके प्रेजेंटेशन में होने चाहिए। 5 मिनट आपने बात करी, फिर आप जो है ऑडियंस से कुछ डिफर करते हुए, उसी टॉपिक को रिलेट करते हुए आप उनसे कुछ क्वेश्चनिंग करने लगे मे बी, या आप उनको किसी दूसरे तरीके से इन्वॉल्व करने लगे, कोई एक्टिविटी रख के इन्वॉल्व करने लगे, कोई एक्टिविटी कराने लग गए, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। साथियों मेरी बहुत सारी एक्टिविटीज यूट्यूब चैनल पे भी हैं, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। मेरा नाम टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो आपको वहाँ बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे। जो फेसबुक लाइव पे मैं आ रहा हूँ इनकी भी रिकॉर्डेड जो रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डेड वीडियोस मेरे पास जो आ जाते हैं, बन जाते हैं इनके, वो मैं वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, तो ये सारे सेशंस आपको वहाँ भी मिलेंगे। तो एक्टिविटीज के थ्रू किसी भी तरीके से ऑडियंस को इन्वॉल्व रखने के लिए आपको ऐसा करना होता है। और कॉमिक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कहानी किस्सों के जरिए भी अपनी बात को कर सकते हैं, तो वो कहानी किस्से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने प्रेजेंटेशन में कहानी किस्सों को जरूर जोड़ें। अपने प्रेजेंटेशन में पर्सनल एलिमेंट आप ला सकते हैं कुछ, अगर आपको लगता है इट शुड बी रेलेवेंट, इररेलेवेंट कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीजें आप अगर जब डालेंगे तो वो जो टेक्निकलिटी है, वो बोर्डम वाली जो बात आती है ना, वो खत्म होगी। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए उसके, उन एग्जाम्पल्स, उस तरीके के एग्जाम्पल्स को आप सोचिए कि क्या एग्जाम्पल्स ला सकते हैं आप, उससे रिलेटेड कुछ बात कीजिए। शुरुआत किसी कहानी से कर दीजिए, शुरुआत किसी शायरी से कर दीजिए, कोई शेर सुना दीजिए, कोई कविता सुना दीजिए। इस तरीके की चीज़ें जब आप करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत दमदार होगा, क्योंकि लोगों का अटेंशन आप अच्छे से ले पाएंगे और फिर अच्छे से आप प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। यही मैं आपसे कहना चाहता था। आज मैंने आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बहुत कुछ बताया। साथियों अपील है आप सभी से कि अपने कमेंट्स आप ज़रूर दें, और अगर आप, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा आग्रह है आप सभी से, प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आपके पास अभी भी कुछ क्वेश्चंस है मुझसे पूछने के लिए, तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट के रूप में डाल दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, एक सेशन और प्रेजेंटेशन पे हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आप अपने क्वेश्चंस कुछ आपके पास हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, या बाद में कोई आपको क्वेश्चन माइंड में आता है प्रेजेंटेशन से मुतालिक जो आप पूछना चाहते हैं मुझसे, मेरे पास वो क्वेश्चंस पहुंचा दीजिए, जो भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं। ह्यूमर कैन बी अ पार्ट ऑफ फॉर्मल इवेंट। वर्षा, ह्यूमर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होता है लाइट ह्यूमर, जिसको हम माइल्ड ह्यूमर भी, हाँ वर्षा मैं आपसे बात कर रहा था। एक होता है लाइट ह्यूमर और एक होता है ह्यूमर विद एग्रेशन। तो लाइट ह्यूमर का आप यूज कर सकते हैं। लाइट ह्यूमर बल्कि ये भी शो करता है कि आप कहीं ना कहीं रिलैक्सिंग मोड में हैं, तो वर्षा आप इसको कर सकते हैं, रिलैक्सेशन के तौर पे इसको आप ले सकते हैं। लाइट ह्यूमर आप में, और वर्षा आपको अच्छे तरीके से याद होगा जब मैं आपके यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम देने गया था वहां पर आपके स्कूल में, तो आपके स्कूल में मैंने वो फॉर्मल ही ट्रेनिंग दी थी, इनफॉर्मल नहीं थी। तो आप देखिए वहां पर मैं ह्यूमर यूज नहीं कर रहा था क्या। तो ह्यूमर का यूज आप, कैन वी गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एनी पर्सन और सेल्फ, बिल्कुल दे सकते हैं छवि, बिल्कुल 100% दे सकते हैं आप। एग्जांपल्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो रेलेवेंट होने चाहिए, बल्कि उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है। ऐसे लोग इंटरेस्ट लेते हैं, जब आप कोई चीज पर्सनल जोड़ते हैं ना तो लोगों को इंटरेस्ट आता है उसमें। तो देयर इज नो प्रॉब्लम, एज सच आप कर सकते हैं इसमें, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो भी हो वो रेलेवेंट हो।
थैंक यू सर फॉर गिविंग अस सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स। दीपक जी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब जुड़े हैं और आपके लर्निंग एटीट्यूड को आपने मेरे को शो किया कि आप सीखने की ललक रखते हैं। ये सीखने की ललक आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएगी। मैं हमेशा आपके लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में। इसी तरीके का लर्निंग एटीट्यूड आप अपने पास रखें, हमेशा सीखने की ललक रखें और ये सीखने की ललक आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाने वाली है। आई एम वेरी श्योर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन को अटेंड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे 5 बजे, और 5 बजे जब हम मिलेंगे तो कल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल का जो टॉपिक है वो स्पीच प्रिपरेशन पे है, लगभग इस जैसा प्रेजेंटेशन है लेकिन स्पीच से रिलेटेड कुछ बातें हम करेंगे। तो काफी कुछ प्रेजेंटेशन में जो रह गया है वो वहां कवर हो जाएगा कि स्पीच और प्रेजेंटेशन मोर और लेस सेम है। याद रखिए, आपको अपने क्वेश्चंस जिस वक्त भी याद आ जाए, रात को 10 बजे भी अगर याद आ जाए और अगर पॉसिबिलिटी है मोबाइल उठाने की, क्वेश्चन को टाइप करके मेरे पास तक पहुंचा दें, चैट बॉक्स के जरिए या कमेंट बॉक्स में डाल करके। मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। व्हाट शुड बी द आइडियल एंडिंग फॉर प्रेजेंटेशन? तरुण जी, आइडियल एंडिंग, मुशर्रफ की बात याद दिला दी। मैंने कहा था कि लास्ट आपका जो आखिरी स्टेटमेंट है ना वो दमदार होना चाहिए। आखिरी स्टेटमेंट आपका दमदार होना चाहिए। काइंडली एंड विद शेर। मुशर्रफ मुझे याद है अच्छे से, और आप इन्होंने भी याद दिला दिया है, वैसे मुझे याद भी था कि, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा था। चलिए खैर, मुशर्रफ ने जो शेर मैं सुनाता हूँ वही शेर। तो मैंने कहा कि जो आखिरी आपका स्टेटमेंट है वो दमदार होना चाहिए। तो मेरा एक शेर है जो मैं अक्सर सुनाया करता हूँ जब अपने प्रेजेंटेशन का एंड करता हूँ, और वो शेर मैं यहाँ सुनाने जा रहा हूँ। मुशर्रफ ने उसकी याद भी दिला दी। इससे पहले कि हम किसी भीड़ में ना खो जाएं, इससे पहले कि हम किसी भीड़ में ना खो जाएं, आओ एक और मुलाकात का वादा कर लें। थैंक यू वेरी मच।